नमस्कार, मैं हूं रणधीर वर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेल को पढ़ा था और हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, मानव परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ लिया था हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी। एक हमारा बच जाता है प्लेटलेट्स, जिसको आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इसको समझना अति आवश्यक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से ब्लड चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होता है। तो जिस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स होता है 45%। फिर अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो फर्दर वो डिवाइड होते हैं 3 तरीके के सेल्स में। एक होता है हमारा आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारी बॉडी में होता है 1.5 से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब। मतलब कि 1 मिलीमीटर अगर मैं ब्लड लेता हूँ तो उसमें हमें 3 से 3.5 लाख जो प्लेटलेट्स है वो देखने को मिलेंगे। इसका जो आकार होता है वो होता है नो शेप, यानी इसका कोई भी आकार नहीं होता, वो किसी तरीके के भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके का अमीबा का कोई शेप नहीं होता उसी तरीके से। फिर इसकी अगर मैं व्यास की बात करूँ, डायमीटर की बात करूँ, तो ये 2 से 4 माइक्रोन मीटर इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का मेनली जो काम होता है वो होता है ब्लड का क्लॉटिंग कराना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। तो इसका जो कार्य क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है। जिस तरीके से आरबीसी में भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, उसी तरीके से प्लेटलेट्स में भी, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। उसमें भी हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता, यानी कि न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। अब जब अगर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है तो उसका मतलब कि उसके पास डीएनए भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अगर प्लेटलेट्स में डीएनए उपस्थित होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या बताना है? नहीं होगा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है और इसके पास तो केंद्रक ही नहीं है। सेम हमारा आरबीसी। फिर ये और क्या काम करता है? ये जब हमें कुछ चोट लगती है, जब हमें कहीं कट लग जाती है, तो जब वहाँ से ब्लड बहता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। तो ये इसी प्लेटलेट्स की वजह से होता है। वो क्या करता है कि वहाँ पे कह सकते हैं कि उसको वहाँ पे प्लास्टर कर देता है वो। ठीक है, वहाँ पे ब्लड का थक्का जमा देता है, ब्लड का क्लॉटिंग करा देता है। और इसी वजह से जो हमारी जो नलिकाएँ होती हैं, जो हमारी कैपिलरी होती हैं पतली पतली सी, उसको ये रिपेयर कर देता है, ताकि वहाँ से ब्लड जो है, खून जो है वो बाहर ना आ सके। इसका जो जीवन काल है वो 7 से 10 दिन है। जिस तरीके से आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, उसी तरीके से इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है, इसमें हमें विटामिन के देखने को मिलते हैं और फिब्रिनोजिन प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्लड को थक्का जमाने में, क्लॉटिंग कराने में। ये फिब्रिनोजिन जो प्रोटीन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद इसका एक और काम क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या इंसान को जब डेंगू हो जाता है, तो उसमें जो डेंगू है वो प्लेटलेट्स को ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि अगर किसी इंसान को डेंगू होता है तो किसको अफेक्ट करेगा? तो बताना है आपको प्लेटलेट्स को अफेक्ट करेगा। और प्लेटलेट्स का एक और इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो तापमान है उसको वो नियंत्रित करके रखता है। तो अगर प्लेटलेट्स, अगर किसी को डेंगू होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अप और हाई होते रहता है काफ़ी जल्दी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता है, और प्लेटलेट्स जो होती है वो तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, तो शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित करता है और डेंगू में प्लेटलेट्स पर असर पड़ता है। ठीक, उसके बाद जो फाइनली एक हमारा रेशियो निकल के आता है, किसका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हमारे सेल होते हैं उनके बीच का। तो ये होता है हमारा 600 से 140। ठीक है, आरबीसी होता है 600, डब्ल्यूबीसी होता है 1 और प्लेटलेट्स होता है हमारा 40। यानी कि इसको हम याद रखेंगे कैसे? 600 140। ठीक, तो अब हम बात करते हैं रक्त समूह के ऊपर। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी ओ, आपने सुना होगा किसी का ए होता है, किसी का बी होता है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात हम नहीं कर रहे, अभी हम केवल ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी ओ जो होता है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है उसको हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो ब्लड होता है वो मेनली होता है कितने तरीके के? 4 तरीके के। कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसको खोजा किसने था? तो कार्ल लैंडस्टीनर, आपको नाम याद रखना है, जिन्होंने इस ब्लड ग्रुप को खोजा था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है एग्जामिनर
अगर वो आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर आएगा कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सेपरेट करके पूछे, वो आपसे पूछे कि एबीओ फैमिली की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कार्ल लैंडस्टीनर। और एबी जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है एड्रीनो स्टर्ली प्लस डेस्कोस टेला। ठीक है, तो ये जो होता है ये पूरा मिला के बन जाता है हमारा एबीओ फैमिली, जिसके अंतर्गत हमारे सारे चारों के चारों ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो पूरा अगर केवल पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर, और पूछे कि एबीओ की ब्लड ग्रुप एबीओ ग्रुप की खोज किसने की थी तो भी कार्ल लैंडस्टीनर, और एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो एड्रीनो स्टर्ली प्लस डेस्कोस टेला। ठीक है, अब जो मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती हैं, जिसके आधार पे हम ब्लड का जो ट्रांसफ्यूज़न है वो करवाते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि किसी का ए है तो हम उससे बी को ब्लड नहीं दे सकते हैं, या फिर ऐसा आपने सुना होगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो इसके वजह से होता है, हमारा जो बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होती है हमारे आरबीसी में, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको दो टर्म याद रखने हैं, क्या क्या, एक रखना एंटीजन, एक रखना एंटीबॉडी। एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन और एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। तो अब ये होते क्या हैं, तो देखो कोई भी अगर हमारे बॉडी में सेल है, जितने भी लिविंग थिंग है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, और हर एक सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो हम इंसान हैं तो हम भी सेल से बने हैं, तो हमारे सेल्स के ऊपर भी कुछ प्रोटीन चिपके होंगे। तो जिस तरीके से हमारे बॉडी में सेल्स है, उसी तरीके से हमारे जो ब्लड है वो भी सेल से बना हुआ है। 3 तरीके के सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से जो आरबीसी है ना, इसमें भी एक तरीके का प्रोटीन छिड़का होता है, मतलब कि उसमें प्रोटीन लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, तो मान लो कि किसी का ये एक ब्लड ग्रुप में हमने ले लिया, जिसका ब्लड कुछ भी ले लेते हैं, ए बी में से कुछ भी ले लेते हैं। तो अगर मान लो कि उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसका मतलब उसके ऊपर ए नाम का एंटीजन होगा, या इसको हम उल्टे शब्द में ये कह सकते हैं कि अगर किसी ब्लड में ए नाम का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर किसी इंसान की आरबीसी में बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। उसी तरीके से अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि ओ यहाँ पे ओ नहीं है, ओ का मतलब होता है यहाँ पे ज़ीरो। ये जो ओ ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ओ नहीं है, ये इसका मतलब है ज़ीरो। इसलिए हम इसको ओ बोल देते हैं, क्योंकि ये बोलने में हमें आसानी होती है ए बी ओ। ठीक है, ए बी जीरो बोलने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से साइंटिस्टों ने इसका नाम दे दिया ओ। तो ओ जो यहाँ पे है वो ये डिटरमाइन करता है कि ओ वाले जो आरबीसी होते हैं उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी क्या होगा, एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा एक बच जाता है ए बी। तो अगर किसी के पास ए बी, किसी ब्लड में किसी व्यक्ति के पास ए बी नाम का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या देखने को मिली, हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि एंटीजन जो होता है जिसको हम प्रतिजन कहते हैं, वो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है। यानी कि जो एंटीजन हमारे ब्लड में होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा, पहला पॉइंट। और इसके बाद इसका काम क्या है, ठीक है, इसका मेन जो हमारे बॉडी में आरबीसी में जो चिपका रहता है, इसका काम क्या है। तो एक तो ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है, ठीक है। दूसरा, ये एक नेम प्लेट की तरह काम करता है। यानी कि अगर किसी की आरबीसी में कोई ए नाम का एंटीजन है तो वो ये दर्शाता है कि जैसे कि मान लो कि मेरे आरबीसी में ए नाम का एंटीजन है, यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप हो गया ए। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे को कोई फॉरेन पार्टिकल मेरे बॉडी में एंटर करती है और मेरे आरबीसी के पास जाती है, तो आरबीसी क्या करेगा कि वो अपना परिचय देगा कि मैं जो हूँ रणधीर का ब्लड हूँ, ठीक है, मैं रणधीर का सेल हूँ। तो ये जो है वो नेम प्लेट की तरह काम करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसका फ़ायदा जब हम ब्लड एक दूसरे से लेते हैं ना, वहाँ पे इसका फ़ायदा होता है। अभी हम इसको ब्लड डिफ्यूज़न करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। फिर जो ये एंटीबॉडी है, इसका काम क्या है, तो ये जो एंटीबॉडी है, पहली बात तो याद ध्यान आपको ये रखना है कि जो एंटीजन है वो आरबीसी के ऊपर रहेगा, ठीक है, एंटीजन आरबीसी के ऊपर रहेगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। और जो हमारी एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में रहेगी, क्योंकि अगर इसको हम एक कैपिलरी मानते हैं जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड में ब्लड सेल्स के अलावा प्लाज्मा भी होता है 55%। तो ये तो हो गया हमारा आरबीसी। अब आरबीसी जो है वो प्लाज्मा में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा।
तो जो प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, चिपचिपा होता है, तो उसी में होता है हमारा एंटीबॉडी। ठीक, एंटीजन होगा आरबीसी में और एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा में। अब एंटीबॉडी का काम क्या है? तो एंटीबॉडी का काम ये है कि ये एक तरीके की आर्मी होती है हमारे शरीर में, जो पूरे शरीर में घूमते रहती है, पूरी बॉडी में घूमती रहती है, और ये इस फिराक में रहती है कि कोई दुश्मन हमें मिल जाए तो हम उसको ख़त्म कर दें। यानी कि ये हमारी बॉडी की एक तरीके की, क्या बोल सकते हैं, सोल्जर इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में आर्मी की तरह काम करती है। तो दोनों का आपको फंक्शन पता चल गया, काम क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना इस पे, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ब्लड डिफ्यूज़न कैसे होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ए है तो वो किसे ब्लड दे सकता है, किसे नहीं दे सकता है। तो सपोज़ करो कि ये जो है वो एक आरबीसी है। ठीक, ये एक आरबीसी है, मान लो कि ये मेरा ब्लड है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। बी मतलब कि मेरा एंटीजन क्या है, बी है, इस वजह से मेरा ब्लड ग्रुप बी बना। अभी हमने बताया था आपको कि जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो ये अगर मेरी आरबीसी है तो मेरे आरबीसी में बी एंटीजन है, इसका मतलब कि बी ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी में है। अब जब बी ब्लड ग्रुप रहेगा ना, तो हमेशा आपको याद रखना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हमारा एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एंटीजन रहता है उसके अपोजिट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी या रहेगी। अब कैसे बनती है ये, इसका हम अलग से प्रोसेस होता है, वो अभी हम बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जैसे कि मान लो कि ये कोई आरबीसी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके अपोजिट जो एंटीजन बनेगी वो बनेगी बी। ठीक, अब ये जो ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अपोजिट जो एंटीजन बनेगी वो बनेगी ए। अब ये कोई ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी बन जाएगी। इसके पास ए बी है तो ए बी के पास कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको ये 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ये 2 पॉइंट अगर आपने याद रख लिया तो ये का पूरा जो प्रोसेस है क्यों ऐसा होता है वो समझ में आ जाएगा। पहला ये कहता है हमारा पॉइंट कि एंटीबॉडी हमेशा अपने जैसे दिखने वाले एंटीजन पर हमला करेगी। ठीक, एंटीबॉडी हमेशा अपने जैसे दिखने वाले एंटीजन पे हमला करेगी। एंटीबॉडी एंटीजन पे हमला करेगी लेकिन अपने जैसे दिखने वाले, यानी कि अगर ए एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है तो वो ए एंटीजन पे हमला करेगी। दूसरा, डोनर की एंटीबॉडी कभी हमला नहीं करती, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन पे हमला करेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एक आरबीसी। आरबीसी मैंने बताया था आपको कि जो एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है, तो इसको थोड़ा समझो। ठीक है, वरना अगर इसको रटना चाहोगे तो आप रट सकते हो। अगर इस चीज़ को आप समझ लोगे तो खुद से कर लेना, आपको आप फटाक से कह सकते हो कि ए ब्लड ग्रुप है तो किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। ठीक है, तो अगर ये आरबीसी है मेरा, तो मेरे आरबीसी में बी ब्लड ग्रुप मेरा है, यानी कि मेरे बॉडी में बी एंटीजन होगा। ठीक, बी एंटीजन है तो यानी इसके अपोजिट में ए एंटीबॉडी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बी एंटीजन हो गया मेरा और ए हमारा हो गया एंटीबॉडी। अब एंटीजन का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम क्या है कि एंटीजन पे अटैक करेगी। तो चलिए अब जो है हम वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं, मतलब कि हम देखते हैं कि कोई बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसे हम ए वाला दे सकते हैं कि नहीं, या कोई ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसे हम बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं कि नहीं। तो आपको अभी तक तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किसी व्यक्ति के ब्लड में अगर आरबीसी, ब्लड में तो आरबीसी रहेगा ही, मतलब आरबीसी है तो उसके ऊपर क्या होगा, एंटीजन लगे होंगे। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो मान लो कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि उसके ब्लड आरबीसी में ए एंटीजन है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी रहेगी। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे किसी बंदे का ब्लड ग्रुप हमने लिया जिसका ब्लड ग्रुप है बी, यानी कि उसके आरबीसी में बी एंटीजन होगा और उसके साथ कुछ एंटीबॉडीज़ भी तो रहेगी। तो एंटीबॉडीज़ क्या रहेगी, ए रहेगी, क्योंकि उसका हमेशा अगेंस्ट में अपोजिट एंटीबॉडी बनाना है, आपको ये याद रखना है। अब ये किसी व्यक्ति का आरबीसी है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसको हमने ब्लड देना है और हमने ब्लड इसको देना चाहा, मान लो कि ए दे रहे हैं। ठीक है, किसी बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, उसकी आरबीसी हम इसके बॉडी में डाल रहे हैं, यानी कि ब्लड डाल रहे हैं।
तो क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी डोनर का, देखो जो ब्लड देता है उसको बोलते हैं डोनर, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और जिसको हम ब्लड दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं रिसिपिएंट, क्योंकि ये ब्लड को ले रहा है, ठीक है, ग्रहण कर रहा है। तो जब हम किसी व्यक्ति का ब्लड किसी बी ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड में ए ग्रुप वाला ब्लड डालेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए। जैसे ही ये इसकी ए ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो ये अपने साथ क्या क्या लेके आएगी, अपने साथ ये लेके आएगी ए एंटीजन, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन होगा, और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बी रहेगी, ठीक ना। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि एंटीबॉडी हमेशा अपने जैसे दिखने वाले एंटीजन पर हमला करती है, तो हमला करेगी हमारे बॉडी में, जिसको ब्लड दे रहे हैं ना उसकी एंटीबॉडी हमला करेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिख रखा था कि डोनर की एंटीबॉडी कभी हमला नहीं करेगी। तो डोनर इसमें कौन है, डोनर जो ब्लड दे रहा है उसकी एंटीबॉडी से हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। हमें हमारी जो एंटीबॉडी है वो अटैक करेगी डोनर के एंटीजन पे। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा एंटीजन है, हमारा एंटीजन ए है, तो ए एंटीबॉडी है, तो ये ए एंटीबॉडी है वो अपने जैसे दिखने वाले एंटीजन पे हमला करेगी। तो देखिए, तो इसके जैसे दिखने वाले एंटीजन इसके पास है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, इसके पास ए एंटीजन है ना। तो ये क्या करेगी, इस पर अटैक कर देगी। इस पर जब अटैक करेगी, जब इस पर हमला कर देगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हम ए वाला ब्लड इसको नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है कि बी ब्लड ग्रुप जो है उसको हम टू एक्सेप्ट, मतलब कि ब्लड ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको ए नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ए से हम ब्लड नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो चार्ट है पूरा, ये कैसे बना है, ये इसी तरीके से बनाना है आपको, समझ के, ठीक ना। एक तो तरीका है कि आप इसको याद रख लो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर जाएंगे, और एक है कि आप इसको एंटीबॉडी और एंटीजन का कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम आपके लिए लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ब्लड ए है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप अगर होगा तो सारे इसके पास ए एंटीजन होंगे, ठीक है, ए एंटीजन हो जाएंगे। एंटीबॉडी क्या बनेगा, उसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, तो एंटीबॉडी बी बनेगी, ठीक है, बी बना दिया हमने। अब हम किसी बंदे का ब्लड ले रहे हैं कि ये अगर ए ब्लड ग्रुप है तो मान लो कि हम बी ले रहे हैं, ठीक ना, बी वाले ब्लड ग्रुप का हम अपने बॉडी में ब्लड डाल रहे हैं। तो जब हम बी ब्लड ग्रुप डालेंगे तो हमारी बॉडी में भी बी एंटीजन होगी, बी और एंटीबॉडी क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी ए और ए, ठीक है। अब देखिए, तो ये बी एंटीबॉडी अपने जैसे दिखने वाले एंटीजन पे हमला करेगी, तो देखिए ये गई इसके पास, तो इसको अपने जैसा एंटीजन मिल गया, तो ये इसके पास हमला कर देगी। यानी ये भी हम जो है ब्लड ग्रुप, जो ए ब्लड ग्रुप है वो बी वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो बी वाले से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने केवल ए लिखा है, बी नहीं लिखा है, क्योंकि बी से नहीं ले सकते हैं, टू एक्सेप्ट ए और ओ, यानी कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए और ओ से ले सकता है और ए और ए बी को दे सकता है। बी जो है वो बी और ओ से ले सकता है, ए और ए बी को दान कर सकता है। ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, ऑल से ले सकता है, और ए बी को केवल दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो केवल ओ को दे सकता है और ऑल डोनेट कर सकता है सबको, ठीक है। तो ऐसा ए बी और ओ के साथ क्यों होता है, क्योंकि ए बी के पास ना ही कोई एंटीजन होता है और ओ के पास ना ही कोई एंटीबॉडी होती है। ओ के पास ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओ के पास एंटीबॉडी ए बी होती है, लेकिन इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, और ए बी के पास एंटीजन तो होता है लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इस वजह से जो है ये केस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप जब ऐसा करके देखोगे, घर बना के देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए जो है आप इसको थोड़ा समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, इसको जो मैंने बातें बताई हैं पॉइंट्स याद रखने के लिए उसको याद रखेंगे, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, मैं वहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक आते हैं सर्वग्राही, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड जो है वो दे सकता है, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब कि सबसे ले सकता है, तो कौन ले सकता है, ए बी।
देख लीजिए ए बी जो है वो ऑल से ब्लड ले सकता है, यानी कि सब से ब्लड ले सकता है। टू एक्सेप्ट मतलब ग्रहण कर सकता है सब से, तो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका हो जाएगा ए बी। उसी तरीके से सर्वदाता एक होता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, सबको दान कर सकता है, तो वो होता है हमारा ओ होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ से केवल वो ग्रहण कर सकता है लेकिन दे सकता है सबको। तो ये दो चीज़ आपको याद रखने हैं। अब हमारा एक बच जाता है RH फैक्टर। RH फैक्टर जो प्लस माइनस ब्लड में होता है, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, तो ये RH फैक्टर की वजह से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि RH फैक्टर जो है पहली बार मंकी में देखा गया था, एक रिसस मंकी नामक बंदर में देखा गया था, तो वहीं से ये जो है वो RH टर्म को लिया गया था। तो ये धीरे धीरे इंसानों में मिलने लगे, तो जिसके RBC में ये RH मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव, और जिसके ब्लड ग्रुप में ये RH नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है नेगेटिव। जैसे मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके ब्लड ग्रुप में ये RH मिल रहा है, RBC में ये RH मिल रही है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसमें ये RH नहीं मिल रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। और ऐसा जो है वो 80% ऐसे जो हमारे जितने ब्लड होते हैं वो 80% में ये RH फैक्टर देखने को मिलते हैं, और 20% ही ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिसमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था आज का पूरा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, और इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए, अगर आपने ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे जिससे आप आसानी से ग्रुप डी NTPC के एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।